सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज ये एक विशेष कार्यक्रम मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ। माननीय श्री एल रावल जी के साथ, श्री अमृतलाल रावल जी के साथ, जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर, प्रकाशक, जर्नलिस्ट, विचारक, चिंतक और विभिन्न विषयों के ऊपर लेखक रहे हैं। कई किताबें इन्होंने लिखी है। डॉक्टर अम्बेडकर जी के ऊपर लिखी है, स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी है, कांग्रेस के ऊपर लिखी है और बहुत से खास करके दलित लेखकों को इन्होंने अपने प्रकाशन के माध्यम से और विशेषकर 90 के दशक में एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने प्रकाशन का दिया जिससे कि वे जो और जगह अपनी किताबें नहीं प्रकाशित करवा पा रहे थे, वे इनके प्रकाशन ब्लू मून के द्वारा अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवा पाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप हमेशा तैयार रहते हैं और आप एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो कि समय रहते हुए भी समाज के लिए और देश के लिए कम से कम अपने विचार रखने को तैयार नहीं होते। तो मैं आपके बारे में ये बात बता रहा था किसी को कि सर हमेशा तैयार रहते हैं। तो सर, आज का जो विषय है, हमने बहुत समय से, वैसे हमने इंग्लिश में ज़्यादातर कार्यक्रम किए हैं। शायद एक कार्यक्रम ही हमने हिंदी में किया होगा, बाकी 3 4 या 5 कार्यक्रम हमने इंग्लिश में किए हैं। तो इसलिए आज मैंने आपसे अनुरोध किया कि आज हम हिंदी में करेंगे, ताकि जो हमारा हिंदी हमारे इस वाले चैनल पर जिसमें मैं डाल रहा हूँ, अम्बेडकर टाइम्स, इस पर हिंदी के हमारे व्यूअरशिप ज़्यादा है और लोग जानना चाहते हैं एक बौद्धिक, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति और आपके जैसा व्यक्ति जो कि इतने लंबे अरसे से देश को देख रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें सीधी करूंगा जो हो सकता है कि आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन जरूरी है कि आप इन बातों के देश के भविष्य को देखकर जवाब दें। सबसे पहला जो मैं आपसे प्रश्न करूंगा, और जो सच बताऊं, मैं आपको बात और सब दर्शकों को बताता हूँ, मैंने कोई सामाजिक मुद्दे पे अब लिखना, बात करना, यहाँ तक कि वीडियो भी छोड़ दिया देश के या सामाजिक मुद्दों पर। कारण इसका यह है कि मैं देख रहा हूँ कि एक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा देश के अंदर जो एक नफरत का माहौल है, अनस्टॉपेबल, मतलब रुक ही नहीं रहा है। एक नफरत का माहौल एक विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ, एक विशेष संप्रदाय के लोगों के खिलाफ, जो कि हमारे देश के लोग हैं। तो मैं इस चीज से बचने के लिए, और लोगों के दिमाग में ये सब बातें जा रही है, तो मैंने एक नया प्रयास किया है। आपने शायद देखा होगा, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े सारे वैज्ञानिक वीडियो बनाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो देश है ना, जब मैं बाहर देखता हूँ, खास करके अमेरिका और चीन को मैं देख रहा हूँ, और हमने कार्यक्रम भी किए, इस पर बात भी काफी करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश फिर से आज उसी स्थिति में पहुंच गया है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बना था। तकनीकी रूप से हम पिछड़ गए हैं। थोड़ा सा मैं इसमें एक एग्जाम्पल रखना चाहूंगा। $1 ट्रिलियन, जहां तक मेरा अनुमान है, 87 लाख करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी प्रॉमिस हो गई है टेक्नोलॉजिकल कंपनीज द्वारा अमेरिका में। उसके अलावा चीन में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमें नहीं आइडिया। कोरिया, जापान, ताइवान जैसे देश टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और साथ ही यूरोप पूरा संघ के रूप में नई तकनीक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे यहाँ पर अब तक सिर्फ 8,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। और अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर अमेरिका का साम्राज्यवाद, जो शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व के बाद अमेरिका के साम्राज्यवाद की, तो हम अब अमेरिकी साम्राज्यवाद का हिस्सा बन रहे हैं या बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये जो फीलिंग मेरी है, ये अनस्टॉपेबल नफरत की राजनीति, क्या ये फीलिंग आपको भी ऐसा फील हो रहा है, या शायद मुझे ही फील हो रहा है? धन्यवाद निखिल जी, अपने चैनल के ऊपर बुलाने के लिए।
ये बहुत ही एक पॉपुलर चैनल है। तो हिंदी में बोलना और भी अच्छा इसलिए है क्योंकि हिंदी के जो पाठक हैं वो ज्यादा होते हैं। हमने जितनी भी किताबें छापी उसमें वो सब यही कहते थे कि आपकी इंग्लिश की तो है, हिंदी की क्यों नहीं है। तो हिंदी की फिर हमने छापना शुरू कर दिया और सस्ती किताबें छापी थी ताकि आम लोग खरीद सकें। हालांकि इसमें जो है ना सस्ती किताबें रखने से नुकसान भी होता है क्योंकि खर्चा भी पूरा नहीं होता। खैर, हमारा मकसद कोई वो नहीं था कि हम अपना खर्चा पूरा करें या वो करें, जो ऑथर ने लिख के दे दिया हम उसको छाप देते थे। अच्छा, जो आपने बात की है नफरत के माहौल की, ये बात यह है कि नफरत का माहौल जो है ये हमें विरासत में मिला है। डॉक्टर अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान में ये कहा था कि जो पार्टीशन अगर होता है, 1940 में उन्होंने ये कहा था अगर पार्टीशन होता है तो जैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में एक्सचेंज हुई थी पॉपुलेशन, कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज हुई थी, उसी तरह से भारत में भी होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ। जो लोग जिन्होंने 99.5% जो है पाकिस्तान के लिए वोट दिया था वो गए नहीं। तो ये समस्या की जड़ है। बाकी बाकी जो है वो जैसे अब आजकल औरंगजेब की कब्र के ऊपर जो है ना वो चल रहा है। बात यह है यदि आप भगवान बुद्ध भी बन जाए तो भी वो आपकी मूर्ति को तोड़ देते हैं, जैसे कि बामियान में हुआ था। और हमने उसके ऊपर एक किताब भी छापी थी, बामियान बुद्धा। किसी ने हिम्मत नहीं की उसको क्रिटिसाइज करने की। बामियान बुद्धा में जो मूर्ति थी वो यूनाइटेड नेशंस का हेरिटेज, एक वो था, इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज थी। लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा गया। वो मूर्ति पहाड़ों में गुफाओं में, एक गुफा में लगी हुई थी, किसी को कोई दुख नहीं दे रही थी। भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था सारी दुनिया में, फिर भी उनकी मूर्ति को छोड़ा नहीं गया। तो उनकी जो साइकोलॉजी है वो ये है, आप बिल्कुल मतलब उनको कुछ ना कहें फिर भी वो आप अगर अपने धर्म के ऊपर कायम है तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ये मानना है। और मैं मेरा ये मतलब जो है ना एक्सपीरियंस भी यही है, मेरा तजुर्बा भी यही है। अब जब कोरोना काल हुआ था तो यहाँ मार्केट में जो है ना हमारे यहाँ एक मीट की दुकान है। तो मुझे किसी ने कहा था कि वहाँ मीट बहुत अच्छा मिलता है और रोटी भी मिलती है। तो मैं वहाँ गया तो उस आदमी ने थूक डाल के जो है ना मुझे दिया, वो जो वो खाने की जो चीज थी। अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये इतने ईस्ट नगर की मार्केट में बैठा हुआ आदमी है और वो हमारे रिश्तेदार ने कहा था कि उसकी बहुत अच्छी मीट होता है तो ले आओ आप खाना कभी। तो मैं गया। अब बात यह है यहाँ पर इस तरह से जब होगा तो उसका फिर मैंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में जो एक चुभन तो है ना। वही हाल जो है, हम गए थे बद्रीनाथ केदारनाथ, तो रास्ते में बड़े बड़े जो ढाबे थे उनमें टॉयलेट बने हुए थे और टॉयलेट्स में कैमरे भी लगे हुए थे। और हमने मतलब देखा नहीं, या देखा भी तो हमने इग्नोर कर दिया भी कैमरे क्यों लगे हुए हैं। अब इस तरह से अगर इस तरह से आप उनको नजदीक जाने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा आपको ऑफेंड करने की कोशिश करते हैं, हमेशा ऑफेंड करते हैं, चाहे कोई वो कोई भी हो। तो अब आजकल औरंगजेब की बात चली है। अब औरंगजेब जैसा आदमी अपने जो बाप को ठीक तरह से नहीं रख सका, मरते दम तक जो है ना उसको परेशान किया। आखिरी 3 दिन शाहजहां का पेशाब नहीं निकल रहा था, तो उसको जो है ना काफी दवाइयां वगैरह वैद्यों ने और जो हकीम थे वो आए उन्होंने दी, लेकिन नहीं ठीक हुआ। फिर कई मौलवी और पुजारी आए, उन्होंने पूजा की और अपना वो सारे धार्मिक काम किए, लेकिन नहीं हुआ। अब शाहजहां की जो चप्पल थी वो टूट गई थी। और औरंगजेब ने कहा कि टूटी है तो टूटी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो शाहजहां जो है वो वायलिन बजाता था क्योंकि अपनी बीवी को
कि मकबरे को देखता रहता था एक मीनार में कैद होके, तो अपना टाइम पास करने के लिए वो वायलिन बजाता था। वायलिन की तार टूट गई तो औरंगजेब ने कहा कि कोई जरूरत नहीं इसको ठीक करवाने की, क्योंकि वो खुद भी म्यूजिक के खिलाफ था, बजाने गाने बजाने के खिलाफ था, इसलिए उसने जो है ना उसको मना कर दिया। अब जहां ऐसा आदमी हो जो अपने बाप को भी ठीक तरह से ना रख सके उनके आखिरी दिनों में, तो ऐसे आदमी से तो फिर जो है कौन प्यार करेगा। और उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की गर्दन काट के उसका जो सर था अपने पिता शाहजहां को पेश किया, क्योंकि दारा शिकोह से वो बहुत प्यार करता था। दारा शिकोह ने कई हिंदू ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया था और वो एक नया धर्म दीने इलाही स्टार्ट करने के लिए कई सोच रहा था, लेकिन वो जो था औरंगजेब, वो इसके खिलाफ था, वो उसको काफिर कहता था। हालांकि औरंगजेब जब दिल्ली आया, उसने बुराड़ी घाट से नदी पार की, जमुना नदी, और फिर जहां पर आज जहांगीरपुरी है वहां पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में उसने ताजपोशी करवाई, और ताजपोशी करवा के फिर वो जीटी रोड से लाल किले की तरफ बढ़ा। तो उस जगह का नाम उसने जहांगीरपुरी रख दिया, क्योंकि वो अपने दादा जहांगीर से बहुत प्यार करता था। जहांगीर भी बहुत कट्टर आदमी था, उसने भी हिमाचल में जाके कई गौ हत्याएं की। तो उसने वो उसको पसंद करता था जहांगीर को। तो इसलिए ये मतलब जो जब तक आप एक दूसरे के का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना ये झगड़े तो चलते रहेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही कहा है कि जो इनकी ब्रदरहुड है, इनकी ब्रदरहुड केवल अपने तक ही सीमित है, अपने लोगों के लिए सीमित है और दूसरों के लिए नहीं। सर अभी एक फैसला आया है जिसके अंदर जो मैनपुरी के अंदर दलितों का नरसंहार का था, जिसमें 24 से ज्यादा दलितों को मारा था राजपूतों ने। मतलब हिंदुओं के आपस में लड़ाई थी। मैं इन दोनों समुदायों को हिंदू की ही श्रेणी में रखूंगा कि ये हिंदुओं के आपस में था। तो हिंदुओं का एक समुदाय ढूंढ ढूंढ के मार रहा था हिंदुओं के दूसरे समुदाय को, जिसमें अभी 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और ऐसे अनगिनत किस्से हमारे पास आजादी के बाद के भी हैं, आजादी से पहले के भी हैं, जिसमें हिंदुओं के ही दो समुदाय आपस में बुरी तरह से लड़े। अभी आपने जैसे औरंगजेब की बात बताई कि औरंगजेब खाली हिंदुओं के साथ नहीं था, वो अपने भाई के साथ और अपने पिता के साथ भी क्रूर था। ये हो सकता है कि उसकी व्यक्तिगत क्रूरता रही हो। हम हिंदुओं की अगर बात करते हैं तो हिंदुओं में हमारे पास रावण का भी उदाहरण है जो हिंदू था, और हमारे पास कंस का भी उदाहरण है जिसने अपनी बहन की कोख से पैदा हर होते बच्चे को मारा। और हमारे पास ऐसे कई हिंदुओं कौरवों का उदाहरण है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो शासक थे या जो पुराना काल था, इसमें कहीं ना कहीं ये लोग तो हम राजा अशोक का भी देखते हैं कि राजा अशोक भी एक समय बहुत क्रूर राजा रहे, इसलिए उनको चंड अशोक कहा गया। तो हाँ। ये जो पुराना जो काल था, इसमें किसी को मारना, किसी की आंखें निकालना, किसी को हाथी के पैर के नीचे लाना, ये तो होता रहा है। तो क्या हमें इन चीजों को, कि और ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर भी होता रहा है, क्या हमें इन चीजों को धार्मिक दृष्टिकोण से आज के समय में देखना जरूरी है? दूसरी बात ये कि जब हमने एक पैक्ट कर लिया राष्ट्रीयता का कि हम इस तरह से एक राष्ट्र में, हमारे चाहे कितने भी संप्रदाय हों, चाहे कितने भी धर्म हो, मिलकर रहेंगे, और हमने प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी अपना ली। अब देखिए बाबरी मस्जिद टूटी, मंदिर तो कोई नहीं टूटा। बाबरी मस्जिद तोड़ने तक तो दोबारा कोई सोमनाथ का मंदिर नहीं टूटा, किसी ने तिरुपति का मंदिर नहीं तोड़ा, किसी ने बोध गया का मंदिर नहीं तोड़ा। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी उसके बाद हाँ, प्रतिरोध हुआ, भारत में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कई लोगों की जानें गई। उसमें दूसरे जो विरोधी जो समुदाय है उनका प्रतिरोध निकल के आया। लेकिन तब से लेके अब तक आपको नहीं लगता कि अब हमें ये चीजें छोड़कर राष्ट्र निर्माण की तरफ ध्यान देना चाहिए?
और तीसरी बात ये कि क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है कि लोगों को किसी ना किसी रूप से इन बातों में उलझा के रखो और अपने उल्लू सीधे करते रहो। ये तीन सवालों का आप ऐसा है जी जवाब कि दीजिए। ऐसा है जी कि जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे जो समाजवादी पार्टी के, सबसे पहले उन्होंने औरंगजेब के ऊपर बात शुरू की थी। अब अगर उन्होंने बात कही है तो उसका रिएक्शन तो होगा। अब रिएक्शन होगा तो फिर जो मतलब एक पुलिस वाले का हाथ काटने की कोशिश की गई नागपुर में। कुल्हाड़ी लेके कोई आया और उसको उसकी फोटो भी आई थी टीवी में पुलिस ऑफिसर की। तो इस तरह के जो वो इंसिडेंट है वो होते ही रहेंगे, लेकिन जो वो समाजवादी पार्टी का जो नेता था, जो अध्यक्ष था महाराष्ट्र का, उसको सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। मतलब वो जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा करते हैं ताकि उनके लोग जो है इकट्ठे हो जाएं और वो जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर हमला कर सकें। पर ये जो एक झगड़े हैं ये इसमें मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। शिवाजी की हाँ बात जी। हो रही है, आपने तो इतिहास पढ़ा होगा। क्या शिवाजी ने कभी मुसलमानों पर अटैक करके उनकी महिलाओं को और बच्चों को नहीं मारा? दूसरा, क्या बिल्कुल नहीं। मराठाओं ने जब बंगाल में अटैक किया अंग्रेजों पे, तो वहां पर क्या ब्राह्मणों को नहीं मारा, हिंदुओं को नहीं मारा कलकत्ता के? तीसरी बात ये कि क्या शिवाजी कुछ पैसा देकर औरंगजेब से संधि नहीं करना चाहते थे? ऐसा है जी कि शिवाजी महाराज जो थे वो उनको जब पता लगा कि एक कुरान शरीफ की एक जो प्रति है वो कहीं गिरी हुई है, तो उन्होंने उसको उठा के और अच्छी तरह से उसको बाइज्जत उसको सही जगह पर पहुंचाया। उनको पता लगा कि एक महिला है, मुस्लिम महिला है, अ, उस महिला को उनके सिपाहियों ने पकड़ के और उनके आगे पेश किया। तो उनको बहुत धक्का लगा और वो बाइज्जत उस महिला को उसके घर मतलब पहुंचवा के आए। तो इस तरह से वो ब्रॉड माइंडेड तो थे। उनके अपने फौज में भी जो है कई मुस्लिम सिपाही थे। तो ये तो ब्रॉड माइंडेडनेस तो होनी ही चाहिए एक शासक में, नहीं तो एक शासक जो है ना चल नहीं नहीं सकता। सर, मैं ब्रॉड माइंडेड की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जब उन्होंने अटैक किया था मुस्लिम्स के ऊपर, मुस्लिम फैमिलीज पे, शिवाजी ने जब अटैक किया था, क्या उन्होंने महिलाओं को और बच्चों को नहीं मारा था? बच्चों को तो, महिलाओं और बच्चों को तो वो नहीं मारते थे। वो मतलब जो लेकिन ये सामने उनकी आया रेड्स के सिपाही, ये चाहे उनकी वो रेड्स मुस्लिम के हो या इतिहास कोई भी हो। ये उनकी रेड्स के इतिहास हैं। मैं आपको बुक का नाम भी बता देता हूँ। हाँ बता दीजिए, मैं हो सकता है एनार्की मैंने ना पढ़ी एनार्की हो वो करके एक किताब। किताब है विलियम डेलरिम पाइल की, उसके अंदर ये संदर्भ दिया हुआ है। हाँ, विलियम डेलरिम्पल की तो मैंने हाँ, कई किताबें पढ़ी है। क्या नाम है उसका, किताब का? एनार्की इन ईस्ट इंडिया ऐसे कुछ किताब का नाम है। मैं अच्छा आपको अच्छा लिंक अच्छा, भिजवा ठीक है। दूंगा। तो विलियम डेलरिम्पल की तो मेरे हाँ, पास किताबें हैं। द लास्ट और मुगल है उन्होंने मेरे खुद पास। औरंगजेब से पैसे देकर संधि करने की कोशिश भी करी थी। ये मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता सर, इसका। ये मैं आईएएस की जो स्टडी कराते हैं, एक राजस्थान के हैं, उन्होंने एक लेक्चर दिया था। कोई मिस्टर भारद्वाज है, उन्होंने अपने लेक्चर में ये बात बताई थी। ये हिस्ट्री की बुक से बताई है, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बताई। वो सारी बातें वही होते हैं जो हिस्ट्री की बुक्स के अंदर, गवर्नमेंट की बुक्स के अंदर लिखी हुई है वहां की। ये मैं जानता नहीं इसके बारे तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद से लेके अब तक, और ये आप दूसरे व्यक्ति है जिनसे मैंने ये प्रश्न कर रहा हूँ। ये प्रश्न मैंने 2012 या 10 के आसपास, 10 या 12 के बीच में डॉक्टर उदित राज जी का एक इंटरव्यू लिया था, उनसे यही पूछा था कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद क्या भारत की राजनीति बदल नहीं गई? हमारा जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो बदल नहीं गया, वो धार्मिक नहीं हो गया? और क्या इन में। सब के पीछे जो भारत का एक बड़ा पूंजीपति वर्ग है, जो कि नेताओं के साथ मिलकर पूरी संपदा संपदा को अपने कब्जे में करता है, क्या वो ये एक प्रॉपर ना कि अगर आपने कहा चलिए मैं मान लिया इसमें समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा होगा, तो नेता तो बहुत बातें बोलते रहते हैं। औरंगजेब का एक और प्रसंग है जिसपे मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है छोटी सी। जब भारत में औरंगजेब के टाइम पे अकाल पड़ा था,
तो औरंगजेब ने अनाज खरीद के, उस समय अनाज के इतने दाम बढ़ गए थे, और बहुत से व्यापारी हिंदू व्यापारी भी थे, और जो बहुत मोटे दाम पे अनाज बेच रहे थे, तो औरंगजेब ने वो खरीद के और सस्ते के अंदर अनाज बांटा। औरंगजेब का एक ये भी इतिहास है। हर राजा के अच्छे बुरे होंगे, बुराई बुराई है, अच्छाई है। हाँ जी, और हाँ जी। उन्होंने अभी अगर औरंगजेब की बात करी है, तो क्या इसके लिए इतना ज्यादा प्रतिरोध करने की जरूरत थी? और ये जो प्रतिरोध होते हैं, ये आप या मैं या आम आदमी नहीं जाके करके करते, ये पॉलिटिकल लॉबी के कुछ लोग होते हैं जो जाके करते हैं। लेकिन बात ये है कि उनको ये आदेश आता है कि जाइए और ऐसा करिए। और ये खाली ये आदेश नहीं है, आप देखिए कि जगह जगह मस्जिद मंदिर तोड़ेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे। अभी एक कोई शिव जी बन के गए हैं कि हम, ये तो पुराना शिव जी का मंदिर था। रहा होगा, मैं मना नहीं करता, नहीं रहा होगा। ऐसे आपने खुद किताब छापी है, डिक्लाइन ऑफ फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, उसमें आपने बताया होगा, मैंने पढ़ी नहीं हालांकि, कि कैसे पहले बुद्ध विहार भी तोड़े गए, बौद्धों का नरसंहार हुआ। ये इतिहास में रहा है, मैं मना नहीं कर रहा। मेरा प्रश्न ये हाँ है जी। कि अब हम, जो दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, जैसे मैंने शुरुआत करी 87 लाख करोड़ की, तो अभी इन्वेस्टमेंट है, उससे पहले की मतलब लगभग लगभग 200 लाख 300 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट तो एक देश में होगी, नई टेक्नोलॉजी में। हर चीज के रोबोट बनेंगे, हर चीज एकदम हाथ से जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जो भारत का व्यापारी वर्ग है और जो नेता लोग हैं, ये लोग तो मिलके मौज उड़ाएंगे उड़ाएंगे। इनकी ये भविष्य की मौज के लिए आपको नहीं लगता कि ये इन सब मुद्दों को लेके आया जाता है और मीडिया के अंदर लाया जाता है? डिबेट्स इन्हीं के ऊपर चल रही है दिन रात। आप ये देखिए कि तबलीगी जमात, जो कोविड की आपने बात करी, दिन रात तबलीगी जमात ने क्या क्या, पूरी दुनिया में तबलीगी जमात ने क्या कोविड फैलाया था। जबकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये कोविड भी बड़े पूंजीपतियों का एक न एक साजिश थी। क्योंकि हम देखते हैं कि कोविड के बाद घर पर बैठो और सारा आपको चीजें मिलेंगी, एक जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी है वो करी जा रही है टेक कंपनीज के द्वारा। तो इसमें तबलीगी जमात की वजह से क्या कोविड फैला था? इतना बच्चे बच्चे में नफरत, हर बच्चा दूसरे बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को, मुस्लिम बच्चा हिंदू बच्चे को, इस तरह से क्या देश चलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चलते। मैं यही मैं कह रहा हूँ कि देश जो है आपसी स्वार्थ से ही चलता है। लेकिन एक तरफ अगर आपको ये मतलब थूक मिलेगी, और वो भी इतनी मतलब पॉश कॉलोनी में, तो फिर एक मतलब एक दिमाग में इम्प्रेशन तो बन ही जाता है ना। उसके अलावा जो आपने कोविड की बात की, तो कोविड में जो है काफी लोग थे जो जो मुस्लिम लोग थे, उनको सहायता भी की गई। कोई दूध के लिए कह रहा था, कि कोई ब्रेड के लिए कह रहा था। जो हमारे इलाके में दुकानें हैं दूध की, तो लोगों ने दिया और मैंने भी दिया। तो उस समय मैं भी लोगों से को जो है ना, जो कहते थे वो मैं ले देता था। तो इसलिए वो मुसीबत के टाइम तो एक दूसरे के काम आना ही चाहिए। वो तो एक ऐसी मैं नेचुरल आपको मुसीबत एक थी, और अब बात पता बताता नहीं वो। हूँ, जहां तक आपने जो बात करी है, मैं आपको बताता हूँ। कई हिंदुओं की जो चिकन की दुकान होती है, बने बनाए चिकन की, मैं वहां गया हूँ, वहां पे ज्यादातर काम करने वाले हिंदू नेपाली लोग होते हैं। मैंने कई दुकानों में पकड़ा है उनको। वो ऐसा लेते हैं हाथ में, ऐसे करके चाटते हैं उसी हाथ से, फिर उसी हाथ से खाना बनाते हैं। और मैंने कई दुकानों पे जाना बंद कर दिया। इट इज ए क्राइम। हमें इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए या हमें दुकानदार से बात करनी चाहिए? क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है कि हम इसको राष्ट्रीय स्तर पे एक मुहिम चलाएं पूरी जनसंख्या को उखाड़ने की? 20 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों की, नहीं, कहाँ जनसंख्या को भेजेंगे हम, बताइए? नहीं, 20 करोड़ उखाड़ने की, जनसंख्या हम कहाँ भेजेंगे? क्या हम देश का एक और बंटवारा करना चाहते हैं? जनसंख्या उखाड़ने की बात नहीं है। सर लेकिन मुद्दा तो यही है ना, मुद्दा तो यही है। मुद्दा तो आपने भी शुरुआत इसी से करी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये भी कहा था साथ में कि जो हम डिवीजन करना चाह रहे हैं, वहां पर हिंदू और मुसलमान की परसेंटेज में इतना कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए वो डिवीजन की जरूरत नहीं है। आपसे ही मैंने इंटरव्यू किया था जब उन्होंने सेकंड एडिशन लिखा थॉट्स ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने माना कि नहीं मैं गलत था, उन्होंने अपने आप को स्वीकारा कि नहीं मेरे को लगता पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने स्वीकारी सेकंड एडिशन के अंदर। और हाँ जी। हमने भी देखा है कि पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया को भी कितना नुकसान हुआ है। हमारा जो बांग्लादेश का एरिया, पूरा टेक्सटाइल एरिया और उस जोन से जुड़ने वाला एरिया, प्लस हम डायरेक्ट ईरान से जुड़ते थे,
क्योंकि एक बात आपने जो सर पार्टीशन की जो त्रासदी है आपके पिताजी ने, सही है, पार्टीशन की त्रासदी मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे और मेरे को बहुत दुख हुआ। मैं मतलब मैं अभी भी मेरे दिमाग आंसू आ जाते हैं। मैं बता नहीं सकता मैंने कितने सारे वीडियो बैठ बैठ के पूरी रात देखे हैं। त्रासदी बहुत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई लोग ये भी हाँ कहते हैं, जी। देखिए क्या होता है कि अगर आप नफरत में उस टाइम पे अगर सब लोग नफरत में आ गए, मैं मानता हूँ चलिए दूसरी तरफ से नफरत पहले हुई और ये उन्होंने स्वीकारा है। और ये बात जो है खुद पाकिस्तान के ऑथर इश्तियाक अहमद है, उन्होंने खुद रिसर्च करके बताई है कि सबसे पहले जो मारकाट शुरू हुई वो बंगाल के क्षेत्र में उनके लोगों द्वारा हुई और उन्होंने बात स्वीकारी। ठीक है, हो गई। ट्रेन कट के आई, हमने भी ट्रेन काट के भेजी, हो गया। लेकिन बात यह है कि वो सब सेटलमेंट होने के बाद तो वो बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो बिहार से आया हुआ मुसलमान है वो पंजाब वाला उसको पसंद नहीं करता। उसके बाद हमने देखा कि बंगाल का जो एरिया है, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वहां की जब सरकार बनने लगी, वहां पे जब पार्टी मेजोरिटी में आई वहां के, उनको इन्होंने बनने नहीं दी सरकार। दूसरा, व्यवहारिक तौर पर भी हमें भी बहुत नुकसान हुआ कि हमारे यहाँ के जो कुशल कारीगर थे वो चले गए और ट्रेड हमारा जो अफगानिस्तान ईरान आगे से होता, आज हम हमारा मतलब, मेरा कहने का मतलब ये देखिए, और नफरत धर्म और नफरत थोड़ी देर की कुछ दिनों की होती है, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल लाइफ होता है। वो इम्पोर्टेंट हाँ होता है। बिल्कुल। और हमने जो नया हाँ देश बिल्कुल। अपना करी, तो ये हमारे कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक हमारे तत्व हैं, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं, आपको लगता है कि दिन रात इनके ऊपर। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि ये दिन रात की जो मीडिया द्वारा चलाई जा रही है बातें, कुछ सही मुद्दे नहीं निकल के आते? एक पूरी की पूरी फौज है जर्नलिस्ट की जिनको या तो निकाल दिया गया टीवी चैनलों से, या बेचारे उन्होंने छोड़ दिया, आज सब यूट्यूब पे आके बेचारे लगे हुए हैं। ऐसा है जो आपने बातें उठाई हैं, जो पार्टीशन के टाइम जो था, पार्टीशन के टाइम जिन लोगों के बैंक थे पाकिस्तान में, वो बैंकों की चाबी तो लेके यहाँ आ गए, लेकिन उनके जो सोना चांदी पैसा था वो वहीं रह गया। और 1905 में इस्लामिक ब्रदरहुड की स्थापना हुई थी इजिप्ट में। वो गए हिटलर के पास कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो यहूदियों को आप गैस चैम्बर्स में डाल के मार रहे हैं। मतलब वो उनका एक डेलीगेशन गया था, कैरो से गया था। और जब वो आया वापिस, तो उसके बाद जो है ना फिर मुस्लिम लीग ने भी एक अपनी मीटिंग की थी कराची में। उसमें उन्होंने तय किया कि जैसा हिटलर ज्यूज के साथ कर रहा है वैसा ही हमें भी हिंदुओं के साथ करना चाहिए। और अगले ही साल कोहाट जो इलाका था हिंदुओं का वो खाली हो गया, उन पे हमले किए गए और कोहाट जो है ना खाली हो गया। कोहाट एनक्लेव अब दिल्ली में है, एक शायद इसी की याद में बनाया गया है। तो कोहाट के जो हिंदू थे उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं था, लेकिन उनके ऊपर हमला किया गया। अब इस तरह से अगर प्लान्ड हमले किए जाएंगे तो फिर रिएक्शन तो होगा ही। तो उसके अलावा जो आपने बात कही कारीगरों की, वो बिल्कुल ठीक है। हमारे भी कारीगर जो जो लोग वहां पर पाकिस्तान में थे, जो टैक्स देते थे, जो मेहनत से अपनी खेती करते थे। मेरे भी माता पिता वहाँ खेती करते थे, वहाँ काफी जमीन थी हमारी, और हम व्यापार भी वहाँ करते थे और टैक्स भी देते थे जितना भी बनता था। फिर हमें भी आना पड़ा यहाँ पर। तो मेरा तो खैर जन्म यहाँ पानीपत में हुआ था। ये जो है पिताजी जैसे बताते थे कि वहां पर ऐसी जमीन थी कि उसमें कुछ भी डाल दो वो अपने आप उगाता था, कोई मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ऐसी जमीनों को छोड़ के जो है ना हम आए हुए हैं, तो फिर दुख तो होता ही है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने खास तौर पे कहा था सबको, खास तौर पे डिप्रेस क्लासेस को कहा था कि यू मस्ट कम टू इंडिया, कि आपको अवश्य आ जाना चाहिए, चाहे कितनी भी आपको कुर्बानी देनी पड़े, कितना भी आपको कीमत चुकानी पड़े, यू मस्ट कम। नहीं तो आपकी जिंदगी जो है ना वो दोयम दर्जे की जिंदगी बन जाएगी, दूसरे दर्जे की बन जाएगी। और जो आए उन्होंने बहुत अच्छा किया।
जो नहीं आए वो वहां फंस गए, तो उनका जो हाल है वो बहुत बुरा है, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। 2% रह गए हैं मतलब पाकिस्तान में, और उनको हर रोज सताया जाता है। एक जो करतारपुर साहब की जो का जो ग्रंथी है, उसकी बेटी को पाकिस्तान में जो है ना वो उठाकर ले गए। बात यह है, ये बहुत सेंसिटिव बातें हैं और इसलिए मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है जो सामने आती है। हम महात्मा बुद्ध भी बन जाए तो भी वो हमारी मूर्ति को तोड़ देंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध की मूर्ति को जो स्वीकार नहीं करता, तो उसमें उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, आप खुद ही बताइए। सर आपको नहीं लगता कि हिंदू पागल हो गए? वो अभी ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी चूहे को किसी शेर ने छोड़ दिया, चूहों ने अपना राज भी कायम कर लिया, शेर चूहा बन गया, तब भी उनको लग रहा है शेर का डर है। ये डर नहीं नहीं, लग रहा ऐसी आपको? बात इससे नहीं है, डर क्यों बात है, यह है कि मतलब डर, इतना डर क्यों है अभी तक भी? ये डरपोक किसको करेक्टर है क्या किसको डर हिंदुओं है। में? हिंदुओं में डरपोक करेक्टर लगता है आपको? हिंदू डरपोक है? ऐसा है जी कि ये एक 1000 साल, वो खुद ही कहते हैं हैदराबाद वाला कि हम 800 साल तो थे हम, और अब जो है हम 24% हैं, जितने 20% हैं। तो मतलब वो इस तरह की भड़काऊ भाषण तो वो करते हैं। हैदराबाद का जो भाईजान है, उसका छोटा भाई कहता है कि हम भी देख लेंगे। मतलब कोई जरूरत नहीं है इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का, नहीं, वो और फिर डरते भी नहीं है वो ना इस तरह की भैया, भाषा इस्तेमाल करते हैं केवल। वो डेमोक्रेटिक राइट यूज करते हैं अपना। वो डरते नहीं है, वो कहते हैं भाई आपकी माँ घूम रही है, कूड़ा खा रही है, आप ले जाओ, तो बजाय इसके कि गायों को आप कूड़ा खाने से हटाओ, ये जाके सीधा उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। आप मत मत गायों को, गाय कूड़ा खा रही, दिल्ली में आपने बात करी, मुसलमान थूक रहा होगा, हाँ, लेकिन गाय तो कूड़ा खा रही है ना, तो वो क्या गलत बोल रहा है उसमें? अगर नहीं आप वो, उसकी पूजा करते हो तो उसको मत कूड़ा खाने दो ना। हाँ उसको, गायों को जो कूड़ा खा रही हैं उनको मतलब देखभाल उनकी करनी चाहिए, उनको सही मतलब वो देना चाहिए, खाने की जो चारा वगैरह है उनको देना चाहिए। लेकिन ये सारा काम जो है एक ऑर्गेनाइज्ड जो संस्था है, जैसे कॉरपोरेशन है या सर दिल्ली आप ये सरकार देखिए, है या गाय भारतीय। सड़कों के ऊपर है, सड़कों के बीच में लोग खाना डाल के जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ होते हैं। मैं सुभद्रा कॉलोनी होते में हैं, रहा वो हूँ, बीच जहाँ में पर बैठी रहती हैं। सुभद्रा कॉलोनी में ज्यादातर सब लोग जो है ना, वो पार्टीशन के टाइम पे आके रह रहे हैं, आपको भी पता होगा। वहां पे बाजू में दूसरे हाँ हिंदू हैं जो गाय पालते हैं, और वो गाय पूरी उस कॉलोनी में कचरा करती है। वो लोग चिढ़ते हैं उनसे, वो भी हिंदू हैं, वो चिढ़ते हैं कि गाय इतना ज्यादा यहाँ पे गोबर फैलाती है, लेकिन वो दूसरी कम्युनिटी से इतना डरते हैं, इतना खौफ खाते हैं। अब शुक्र है कि वो दूसरी कम्युनिटी हिंदू है, मुस्लिम नहीं है। अगर वो मुस्लिम होती तो कहती तो मुसलमान है, खतरनाक है। ऐसा सोच सही है क्या? और हो सकता है, मतलब ऐसा है कि मेरा एक दोस्त था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट सीट में काम करता था, और वो रहता था फिल्मिस्तान के इलाके में। उसका अपना मकान था, उसके पड़ोसी जो थे वो हड्डियां फेंक देते थे उसके आंगन में। और वो चीलों को, चील जो होती है वो उनको उनको मतलब बुला बुला के उनको वो हड्डियां डालते थे या मांस के टुकड़े डालते थे, और वो जो था वो पसंद नहीं करता था, बार बार उनको कहता था भाई ऐसे मत किया करो, लेकिन वो मानते नहीं थे। आखिरकार उसको वो छोड़ के पश्चिम बिहार में जाके रहना पड़ा। मतलब भाई, वो वहां एक के शरीफ आदमी था स्टेट। कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं, क्या वहां पर दो भाइयों के प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स नहीं है? क्या भाई भाई आपस में नहीं मारते? अब बीजेपी के एक नेता थे, उनके हाँ भाई जी। ने उनका खुद मर्डर किया था, प्रमोद महाजन जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कहीं हाँ ना कहीं छोटे मोटे मुद्दों को लेकर, हमने जो अचीवमेंट करी है, हमने जो एक राष्ट्र निर्माण किया है, हम इसलिए बुरा मानते हैं कि कोई हमें खरी खोटी सुना देता है। तो अगर कोई खरी खोटी सुना रहा है तो उसका कोई कारण तो होगा ना। हाँ बिल्कुल, कारण तो है। अब आपने प्रमोद महाजन की बात की, प्रमोद महाजन मतलब ऐसा चरित्रहीन आदमी जो अपने घर में ही अपनी मां समान भाभी के साथ जो है ना
कुकर्म करता था तो उसको तो गोली लगनी चाहिए थी। अच्छा हुआ उसके भाई ने मार दिया उसको। मतलब वो इतना बड़ा आदमी बन रहा था और ऐसा कहा जाता था कि अटल जी के बाद वो ही बनेगा प्रधानमंत्री। हाँ जी, ऐसा कहा जाता था। और वो इतना घटिया आदमी निकला कि मतलब जो घर में सही नहीं है वो बाहर सही क्या होगा। इतना चरित्रहीन आदमी जो है ना इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया है। मुझे बड़ी हैरानगी है इस बात के ऊपर। नहीं, उसमें तो फिर दूसरी पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई ना। आपने फिर अपनी वाइफ को क्यों नहीं मारी गोली? ये तो फिर ऐसा भी बहुत बात, खाली वही चरित्रहीन क्यों था? मैं कहना चाह रहा हूँ सर, मैं हाँ, कहना चाह रहा हूँ नहीं बात मैं यार कहना चाह रहा ठीक हूँ है, वो मैं बात कहना ठीक चाह है रहा हूँ आपकी, कि लेकिन देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे हलवाइयों की दुकान पर गया जहां पर आसाराम जी की फोटो लगी हुई थी, और वहां पर वो समोसे जितने सड़े हुए। और ऐसे कई आपने हलवाई देखे होंगे। आप ये देखिए, कोई थूक रहा है, क्राइम है, गलत है, मैं मानता हूँ। क्या मार्केट के अंदर नकली दवाइयां नहीं मिलती? क्या वो सारी दवाइयां मुसलमान बनाते हैं? मिलती क्या है, मार्केट के अंदर मिलती नकली है। दूध, नकली दही, नकली घी नहीं मिलता? क्या वो हाँ, सारी सब चीजें मिलता है, मुसलमान सब। बनाते हैं? नहीं, हमें नहीं पता कौन बनाता है, मुझे नहीं नहीं सर, पता। कंपनी मैं देखिए तो किस ऐसा है तरीके कि से जो बना रहे हैं। पैक्ड। नहीं, इतने सारे न्यूज आते हैं हमेशा। कोई मुसलमान तो नहीं पकड़ा जाता कि भाई गाजियाबाद के अंदर नकली घी बन रहा है या हरियाणा में नकली दूध बन रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये तो अपराध है, अपराध की सजा मिलनी चाहिए कानून के अंदर। हाँ, अपराध की सजा तो मिलनी लेकिन चाहिए। हम अपना आई देश एग्री। हम मैं आपको, आपसे एग्री करता हूँ। हमें बजाय इसके कि एक कम्युनिटी को बुरा बोलने के, हमें गवर्नमेंट को नहीं बोलना चाहिए कि भैया आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो, या नहीं, कोई हम भी। तो बोलते हैं, हम तो पुलिस को कहते हैं कि मतलब जब होता है तो हम कहते हैं कि पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैंने सुना है कि जो पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाता है उसी को वो पकड़ लेते हैं। सर पुलिस की तो कहानी मैं जब पुलिस की तो कहानी यही है। पुलिस की तो कहानी। अब ये मैं आपको बताइए, बताता हूँ। अब पुलिस में भी तो मुसलमान नहीं है ना सारे 90%। मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि जब मिस्टर चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे सर तो मैं उन दिनों एक अखबार में ऑनरेरी काम करने जाता था। वो एसोसिएट एडिटर उन्होंने मुझे बना दिया। तो मैं जब उधर से आ रहा होता था, वो राष्ट्रवादी अखबार थी, अभय भारत। तो मैं जब आ रहा होता था अपने ड्यूटी करके अपने कॉलेज नेताजी नगर से, तो पुलिस वाले मुझे बुद्धा गार्डन के आगे रोक लेते थे। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो ये सारा मैं दिखाता था उनको। फिर वो कहते थे आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में। अच्छा, आप हमारे गुरु जी हैं, तो आप जाइए बस। तो इस तरह से कई बार मेरे साथ हुआ और ये हर उन्हीं तरह दिनों के की लोग हैं बात है सर, हर जब। जगह पर है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें मिलकर हाँ, आगे बढ़ना है। और खैर, इसका टाइम खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसको तो रोकता हूँ। अगली मीटिंग में मैं आपसे मिलता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ थैंक कर यू। दीजिएगा, आप भी और दर्शक भी। मेरा ना ना, मकसद कोई यही है बात कि बुरी नहीं लगी जी। मेरा मकसद यही है नहीं, कि कोई बात हमारे बुरी विचार नहीं भी लगी। आगे आए, और जो है ना हमारा देश आगे बढ़े। मेरा यही है, और सब लोग मिलकर रहे। बिल्कुल, मेरा भी जी। हाँ, हमारा दोनों का, सबका देश आगे बढ़े, यही जी मैं सर। चाहता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय भीम। ओके।